टॉलेमी ने बोला 100 AD में कि जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं ये सारे अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, इंक्लूडिंग सन भी रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। लेकिन 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट, वी ऑल नो, इंडियन मैथमेटिशियन एंड नॉट एस्ट्रोलॉजिस्ट आर्यभट्ट, he proposed that earth is rotating about its own axis and also revolving around the sun in circular orbit। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आर्यभट्ट ने क्या कहा कि सन के अबाउट रोटेट कर रही है अर्थ, और साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है इन सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। और उसने, आर्यभट्ट ने ये भी प्रपोज किया कि जो मून है वो अर्थ के अबाउट रोटेट कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट। आफ्टर दैट in around 14th century, Copernicus explained that sun is stationary। Copernicus ने बोला कि सन जो है स्टेशनरी और सारे प्लेनेट, नॉट ओनली अर्थ, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बट एक प्रॉपर फिनोमिना अभी भी गवर्न नहीं हो पा रहा था इतना कुछ होने के बाद भी। देन इन 1500 15th century, around 1590, you can say 1590, the scientist was Tycho, and Tycho suggested that he worked for 20 years on this planet theory, but he was not able to answer all the questions। His colleague, साथ में ही काम करता था बंदा, नाम था वो केपलर। केपलर ने अपनी एक थ्योरी दी, बहुत डिटेल्ड स्टडी किया सेम टाइम में ही, और उसने उसकी थ्योरी आज हम पढ़ते हैं, केपलर्स प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, राइट। तो हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं आज। सर मेरा नेट बहुत धीमा चल रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके टीम्स में डाल देंगे? ओके, स्क्रीनशॉट मेरे लैपटॉप में नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है, मैं सेव कर लूंगा, जेपीजी सेव करके डाल दूंगा। ओके फाइन, देखो फिर। तो फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, राइट। अब तक जो थ्योरी थी वो कहती थी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व करते हैं। लेकिन केपलर ने ये सर्कुलर ऑर्बिट वाली थ्योरी को डिनाई कर दिया। उसने क्या बोला? केपलर सजेस्टेड दैट ऑल प्लैनेट्स revolve around sun in elliptical orbits and sun lies at one of the focus of ellipse, राइट। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एलिप्टिकल पाथ क्या है। आई होप यू ऑल नो एलिप्स। as you know, this is a circle, but you extend it like this, it is an ellipse। तो केपलर का फर्स्ट लॉ जो है वो सजेस्ट करता है कि जो सन है, वो जो प्लैनेट्स हैं, वो सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। मींस इस टाइप का पाथ होगा और उस पर रिवॉल्व करेंगे, और सन किसी एक फोकस पर होगा। अभी फोकस क्या होता है बेटा, उसके लिए आपको एलिप्स का जनरेशन समझना पड़ेगा। एलिप्स को आप जनरेट कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया है आपको? फटाफट बताओ, लेट नहीं करना है, सो दैट
नहीं पता तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा, यस और नो। जैसे आप सर्किल जनरेट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, कंपास यूज करते हैं और एक पॉइंट फिक्स करते हैं, रोटेट कर देते हैं, सर्किल बन जाता है। लेकिन आपको अगर एलिप्स ड्रॉ करना हो तो आप क्या करेंगे, बताया आपको? सर 2 लाइंस खींच देंगे कहाँ पर? 90 डिग्री के एंगल पे। ओके चलो लाइन खींच दिया भाई, तो इससे सर्किल, इससे एक एलिप्स ड्रॉ हो सर्किल, जाएगा, इससे एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। देखो, अगर आपको एलिप्स ड्रॉ करना होता तो क्या करते हैं, दो कील लेंगे, कील मतलब नेल, और किसी भी पेपर के ऊपर दोनों को फिक्स करके इस तरह से फंसा देंगे। फिक्स कर दिया हमने। फिर एक स्ट्रिंग लेंगे, रस्सी, और रस्सी की जो लेंथ होगी उस स्ट्रिंग की, वो इन दोनों के गैप से ज्यादा होगी, मतलब लूज कह सकते हो आप इस तरह से। अब आप क्या करिए, एक पेंसिल लीजिए, मेरी तरह आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में पेंसिल शो हो रही होगी, और इसको टाइटली, मतलब स्ट्रिंग को इतना खींचिए कि स्ट्रिंग क्या हो जाए, बिल्कुल टेंशनाइज हो जाए, टाइट टाइट हो जाए, इस तरह से। इस तरह से देखना अभी, इसी कंडीशन में मैं बोलता हूँ इस तरह से। एक पर्टिकुलर कंडीशन है ये, कि आप देखिए इस तरह से, ये पॉइंट मिल रहा है आपको, ये पॉइंट मिल रहा है, फिर क्या करिए इसको। सर यस बेटा। सर एक बोल। क्वेश्चन है कि मेरे पापा बोल रहे थे कि जो ये था ग्रेविटेशनल वाला था, तो सर वो आर्यभट्ट ने पहले करा था। मैंने अभी आपको बताया तो कि 55th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने क्या बोला था। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड आल्सो अबाउट द अराउंड द सन, but he was not sure about the sun's state, that it is stationary or rotatory. आर्यभट्ट ही फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने आपको बताया कि जो अर्थ है वो दो मोशन कर रही है, अपने भी अपने अबाउट भी रिवॉल्व कर रही है, और साथ ही साथ सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, और मून जो है वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो ही वॉज राइट, अर्थ आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले डिस्कवर किया था कि प्लैनेट्स कैसे मूव कर रहे हैं, स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। क्लियर है? ओके सर। हम्म। देखिए मैं आपको एलिप्स ड्रॉ करना बता रहा था बेटा, आपको फोकस समझाना है मुझे, फोकस क्या होता है एलिप्स का, इसलिए। तो आपने क्या किया हुआ, यहाँ पर दो कील ली हैं, एक पेपर में आपने दोनों कील को फिक्स कर दिया, एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग को अपने हिस्से से टाइटली, अब मतलब लूज थी पहले, लेकिन आपने एक पेंसिल ली और यहाँ पर इसको खींचा, जिस पोजीशन में टाइट हो गई वहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। फिर आपने इसको किसी नई पोजीशन पे लेके गए, लाइक दिस। आपकी बार दिस साइड वाला लेंथी हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। अगेन you have to get a new point, you will get like this। और इस तरह से आपको ये देख रहे हो एक कर्व टाइप का मिल जाएगा इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर। तो ये इस तरह से आप एलिप्स ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से आप चारों तरफ क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग के लिए ये पॉइंट्स इस तरह से अलग अलग पॉइंट ले सकते हैं स्ट्रिंग को टाइट कर करके। ठीक है ना बेटा? तो आपको एलिप्स ड्रॉ करना समझ में आया? तो जहां पर हमने कील फिक्स करी है, ये दोनों कील फिक्स करने के पॉइंट क्या कहलाते हैं, फोकस कहलाते हैं, इसके एलिप्स के। दीज पॉइंट आर नोन एज फोकस। अब आप थ्योरी पे आइए। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है कि सन किस पाथ, सॉरी प्लेनेट किस पाथ पे रोटेट कर रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट रोटेट कर रहे हैं, और सन कहाँ है, सन लाइज एट वन ऑफ द फोकस, देयर आर टू फोकस, सो सन विल बी एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स। क्लियर हुआ सबको? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, दैट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट्स लॉ। जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्स में रोटेट कर रहे हैं, एंड यहाँ कहीं पर दो फोकस होते हैं इसके, तो किसी एक फोकस पर क्या होगा, सन होगा,
और प्लेनेट यहाँ कहीं होगा। तो a planet is revolving around sun in an elliptical path and sun is at one of the focus of the ellipse. Second law, that is law of areas. What is that law? अगर मैं शॉर्टकट में इसको बोलूं तो क्या बोलेंगे, बाद में लिख देता हूँ, पहले डिटेल में समझ लेते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग sun and planet sweeps equal area in equal time. ओके, और इसी को हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है बेटा, तो आप इस बात को समझिए जरा। जो लाइन है, अगर मैं यहां पर प्लैनेट को और सन की को एक किसी लाइन से ज्वाइन कर दूं, और सपोज करते हैं कि आफ्टर सम टाइम जो प्लैनेट है हमारा वो इस पोजीशन पे आ गया, तो फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम नई पोजीशन से। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एरिया कवर हुआ है। अगर मान लेते हैं ये टी टाइम में हुआ, तो नेक्स्ट टी टाइम में या किसी भी पोजीशन के लिए मानते हैं, किसी दो रैंडम पोजीशंस के लिए, सपोज करो यहां पर और यहां पर, ये अगेन टू पोजीशंस हैं जिनके लिए टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। तो ये जो एरिया कवर हो रहा है, ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि टाइम सेम है तो एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना। तो आपने क्या किया, दोनों दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और लाइन को एक प्रॉपर टाइम के लिए स्वीप किया। जितना एरिया उसके अंदर आ गया, दैट इज एरिया स्वैप्ड, राइट। तो सेकेंड लॉ कहता है कि एरियल स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होगा। आप देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, इक्वल टाइम में क्या होगा बेटा, इक्वल एरिया कवर होगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एरियाज। द लाइन ज्वाइनिंग sun and planet sweeps equal area in equal time, equal interval of time, that is aerial speed of the planet is constant, right? Next is third one. Excuse me, sir. Yes beta, बोलिए। Sir, what will be the syllabus for periodic test third? Beta, it is not decided yet. I'll discuss with the HOD sir of science, then I'll tell you. Okay, sir. Next is laws of periods beta. What is laws of periods? So it is square of time period of revolution, और इसको हम नोट करते हैं टी से, कैपिटल टी, ऑफ अ planet is directly proportional to cube of the semi-major axis of elliptical path। बेटा ये था आपका थर्ड लॉ। You can see square of time period of revolution, that is t, of a planet is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अभी सेमी मेजर एक्सिस क्या है बेटा, तो अब इस फिगर में फोकस करो एलिप्स वाले। दिस लॉन्गर एक्सिस is known as major axis and this smaller axis is known as minor axis. If you are a student of mathematics then you must be already knowing it, but आप mathematics के student नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। तो इस टोटल लेंथ को हम लिखते हैं मेजर एक्सिस की 2a एंड इसको लिखते हैं 2b। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूं तो क्या लिखूंगा, टी स्क्वायर दैट इज द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू a cube, semi major axis मतलब half of the major axis, it will be a, right? So this is your the three laws of Kepler's laws of planetary motion. First one is laws of orbit, second is law of areas, third is law of periods. Is that okay beta to everyone? And I hope you are all able to understand. Okay, let's move to the next topic, that is should I prove it the laws? पता नहीं मुझे आपके सिलेबस में प्रूफ है कि नहीं है, आइडिया नहीं है मुझे। I don't know. Let's move to the next topic, that is universal law of gravitation. हाँ बोलिए। सर आप इसका डेरिवेशन नहीं करवाएंगे? करवाना है, चलो करा देते हैं फिर। ओके प्रूव करते हैं बेटा फिर। पॉइंट देखो, फर्स्ट लॉ प्रूव करने की जरूरत नहीं है हमको। फर्स्ट लॉ इज लॉज ऑफ ऑर्बिट, दैट इज अ स्टेटमेंट की एलिप्टिकल ऑर्बिट है। द एरियल स्पीड, लेट्स प्रूव इट, एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है। तो हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर वंस अगेन। सेकेंड लॉ प्रूव कर रहा हूं मैं। ये एलिप्स है एंड लेट्स से these are the minor axis and major axis of the ellipse, and sun is somewhere here, sun is somewhere here on the focus of the ellipse. Let's say that these are the two areas subtended at different positions for same time interval. Okay, and we want to prove that the area covered in same time interval will be same, right? So that is aerial speed is same. So if I say, let me name it them, this is P Q and this is, let's say, sun, this is S M and N, right? What we need to prove is area of PSQ
अपॉन टाइम, अगर टाइम सेम ले रहे हैं हम तो एरिया ऑफ MSN अपॉन टाइम इज सेम। यहाँ पर ये ध्यान देना, अगर मैं दोनों एरिया इक्वल नहीं कर रहा हूं, हमने पर यूनिट टाइम एरिया इक्वल किया है, राइट। तो बात वही है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया, अगर टाइम सेम है, अगर आप टाइम चेंज कर दें तो T1 अपॉन T2 तो क्या हो जाएगा, एरिया का रेट सेम हो जाएगा, इक्वल टाइम में यूनिट टाइम में यूनिट एरिया आ जाएगा। ओके, तो हमें प्रूव करना है इसी बात को। तो एक क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर एंगल बहुत स्मॉल टर्न हुआ है, इन दैट केस लेट्स से दिस इज एंगल डी थीटा। ओके, और डेल्टा, अगर हम मान लें PSQ का एरिया डेल्टा ए है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ SP इंटू PQ। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि जब एंगल बहुत स्मॉल होगा, डी थीटा में जूम कर रहे हैं, मतलब मींस फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन दैट केस arc will be straight, in that case it will be a triangle, and we know the angle area of triangle is half base into height. So I have taken SP as base and PQ as height। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा। अब चूंकि ये छोटा सा है तो हम क्या करेंगे, इसको मैनेज करते हैं थोड़ा सा। SP let's say it is R, so it will be R into, from the formula theta equals to arc upon radius, you know that angle equals to arc upon radius. Since this is a small angle, it will be d theta, so it will be your PQ will be R into d theta, right? So we will put R into d theta. Okay, that is 1 by 2 R square d theta. Is that clear? Now actually we need to calculate the aerial speed, that is area upon time. So let's divide this value by delta t. So it will be delta upon delta, now it is aerial speed, it will be half R square d theta upon dt, right? And d theta upon dt is, you know, sorry, d theta upon dt, yes, okay, d theta upon dt is omega। आपको पता है, आप अभी लास्ट टॉपिक में करके आए रोटेशन में कि एंगुलर स्पीड it will be omega, so you can write, if delta you can change it by dA upon dt for an infinitely small area, it will be half R square omega। Is that okay beta? Yes or no? Yes, sir. Okay, now you know, let's make this as equation 1, only this portion, dA upon dt is equals to half R square omega। Now we use equation from rotation we have studied, we know angular momentum equals to I omega, कल ही हमने इसको पढ़ा था, L equals to I omega, right? अगर हम प्लेनेट का मास m एज्यूम कर लें, let's say that the mass of planet is m, in that case it will be m R square omega, right? Now you can see that in m R square omega we need to the value of R square omega, and from here R square omega is equal to L upon m. So put this value in this equation, this area dA upon dt will be 1 by 2 L. What is L here? L is angular momentum, right? If L is angular momentum, then you know mass of the planet will be constant, and
हमने प्रूव किया था अगर नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको याद होगा कि अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, तो किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो अब चूंकि प्लैनेट्स में कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं एक्ट कर रहा है, इन दैट केस this L will be constant, M is already constant, therefore you can say dA upon dt is constant. Since L is also constant and M is also constant, तो आपको प्रूव कर दिया आपने कि dA upon dt क्या है, कांस्टेंट है, मींस एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। क्लियर हुआ आपको? अगर कोई डाउट हो तो भी पूछ लीजिए। पूछिए बेटा, कुछ कुछ पूछना है तो पूछो अभी, कोई डाउट है तो। Why L is constant here? Because we already studied that if no net torque is acting on the object, its angular momentum will remains conserved, that is constant. So no force is acting on planet. You can say, sir, all the other planets are attracting. These are internal forces. If many particles are present in a system, there are various internal forces acting on the object, and do not we are saying that no net external torque. Internal forces are acting, but external torque is zero. Therefore, L is constant, and mass is already constant. Therefore, you have proved that the area per unit time is constant. Is that clear? So it was the second law of Kepler. Let's move to the third law. This L by M is known as H, a new quantity, L by M, angular momentum per unit mass, right? We will use this value in next derivation. See, there are some mathematical procedure that I cannot explain here, but I'll prove you. So focus on it. You don't know proof of third law. We know area of a planet, area of an ellipse is pi AB. आपको याद है आप सर्किल का एरिया क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एरिया क्या लिख रहे हैं सर्किल का, पाई इंटू ए इंटू बी, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, राइट। तो इस तरह से आपने एरिया बनाया पाई ए बी। यहाँ पर ए क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमें टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है किसी प्लेनेट का, तो ये क्या होगा, अगर हम टोटल एरिया ले लें, एरिया ऑफ एलिप्स अपॉन एरियल स्पीड, राइट। तो अभी ऑलरेडी आप प्रूव करके आए हुए हैं, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरियल ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी, और आप पीछे प्रूव करके आए एरियल स्पीड क्या निकाली आपने, डी ए अपॉन डी टी इज 1/2 L by M, मीन्स L by 2M। इज दैट क्लियर बेटा? आप L by M को क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। इन दैट केस यू विल गेट 2 pi AB अपॉन H, ओके। और हमारा थर्ड लॉ कहता क्या था कि, थर्ड लॉ कहता था कि T का स्क्वायर प्रूव करना है हमको, देन मेक इट स्क्वायर, you will get T square equals to 4 pi square A square B square upon H square, ओके। फ्रॉम एसेंट्रिसिटी, अब ये सेंट्रिसिटी वर्ड मैथमेटिक्स का है, एलिप्स में आता है, मैं आपको यहाँ कैसे एक्सप्लेन करूँ आई डोंट नो, बट आपको बता देता हूँ मैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस ई इज नोन एज एसेंट्रिसिटी,
इसेंट्रिसिटी इज समथिंग लाइक दिस। ये अगर आपका एलिप्स है तो यहाँ पर दो साइड में लाइंस होती हैं और यहाँ से रेशियो लेते हैं हम ए और बी का इस पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस जो है रेशियो वो कहलाता है इसेंट्रिसिटी। ओके, तो इस बी की वैल्यू ये होती है, यहाँ वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, यू विल गेट टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ओके, और अब बहुत सारी डिटेल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे वैसे इसको दोबारा। जो एंगुलर मोमेंटम है, जब हम उसको ग्रेविटी जी यानी कि ग्रेविटी से कनेक्ट करते हैं तो एच की वैल्यू जो होती है वो आपकी चेंज हो जाती है, और एच की वैल्यू हमको क्या मिल जाती है, अंडर रूट जी एम ए 1 माइनस ई स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करने वाले हैं, ये आपको फर्दर एनालिसिस में मिलेगी जब आप एंगुलर मोमेंटम किसी प्लैनेट का निकालेंगे या न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके, तो वो हम बाद में कर लेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं हमको। पर यहाँ पर हम एच की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं वो आपको ध्यान देना है, अंडर रूट जी एम ए 1 माइनस ई स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, यू विल गेट टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई ए स्क्वायर, it has become a की पावर 4 1 minus e square upon, put the value of h, then it will become a square g m a 1 minus e square. Okay, and now you can see that it will be 4 pi a cube upon gm. 4 pi is constant, gm is also constant, then you have proved that t square is proportional to a cube. This is the third law of Kepler. What is universal law of gravitation? It said that अगर दो मासेस हैं, लेट्स से m1 एंड m2, तो ये कहता है कि दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, राइट। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसकी जो वैल्यू है ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation or universal law of gravitation. Any two masses have an attraction force and that force of attraction is directly proportional to product of both the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Fine. अगर हम इसको combine करें तो we'll get F proportional to m1 m2 upon r square, and then you will get, by replacing the proportional sign with equal, g m1 m2 upon r square, where g is gravitational constant or universal gravitational constant, and its value is, किसी को पता है इसकी वैल्यू, एनीवन, किसी को पता है इसकी वैल्यू कैपिटल जी की? नो बेटा, 6.67 11 unit. What is the unit of this force, this value? Newton meter square upon kilogram square. So this is the universal law of gravitation or Newton's law of gravitation. Fine. So आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी स्पेशल बताना नहीं है मुझको। g m1 m2 upon r square. ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन, दैट इज वेरी वेरी वीक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, यूनिट चार्ज ले ले हम 1 कूलम, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, उसके रिस्पेक्ट में अगर दो यूनिट मास है 1 kg 1 kg,
तो बहुत वीक फोर्स है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत वीक फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में, राइट। आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपके घर में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हम बोल रहे हैं कि सारे मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आप किसी भी अपने ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं अपने घर में, है ना, ये कहीं पर भी। इवन एक ट्रक भी हमारे साइड में खड़ा हो तो वो भी हमको अट्रैक्ट नहीं करता, जबकि ट्रक काफी हैवी होता है। इसका मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत वीक है, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इट इजिली। हमारे आसपास केवल एक ही ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका ग्रेविटेशन फोर्स हमको फील होता है, दैट इज अर्थ। अर्थ का ही फोर्स हमको फील होता है, बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशन फोर्स फील नहीं होता है, और ये प्रूव करता है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, बहुत वीक है। तो बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर द क्लास। थैंक यू सर।